पुलिस में तैनात एक सिपाही जब भी घर आता था तो न जाने क्यों उसकी पत्नी काफी उदास हो जाया करती थी। उसे देखने के बाद मानो वो खुश नहीं नजर आती थी और बार बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। पुलिस वाले सिपाही को इसका अंदाजा नहीं रखता है कि उसके सिर्फ आने की ही वजह से उसकी बीवी की तबीयत इतनी खराब हो जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सिर्फ मेरे आने से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो जाएगी। और वो इन बातों को समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी ड्यूटी रहती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में और वो वहीं से लखनऊ अपने घर आया जाया करता था जब जब उसको छुट्टियां मिला करती थी। लेकिन उसे जरा भी पता नहीं चलता कि सिर्फ और सिर्फ उसी के आने की वजह से उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती। इधर घर वालों को ये चीज देखकर बड़ा अजीब लगा करता था कि आखिर जब मेरा बेटा घर पर आता है तो ही मेरी बहू की तबीयत भी खराब होती है और काफी गुमसुम रहने लगती है, और जब जब ये घर से बाहर रहता है तो न जाने ये क्यों इतनी खुश रहती है और घंटों घंटों मोबाइल पर बात किया करती है। ये देखकर घर वाले भी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी दुख है जो मेरे बेटे के आने के वजह से इसको मिलता है और कौन सा ऐसा सुख है जो इसके जाने के वजह से मेरे बेटे के इसको वो सुख मिल जाता है। घर वाले ये सब देखकर काफी परेशान हो चुके होते हैं और न चाहते हुए घर वालों ने ये बात अपने बेटे से शेयर किया। बताया कि बेटा जब भी तुम घर आते हो तो ऐसा क्या कर देते हो कि बहू की तबीयत खराब हो जाती है, बहू गुमसुम सी रहने लगती है और जैसे तुम चले जाते हो बहू काफी खुश रहती है। ये बात सोचकर वो सिपाही भी बेहद हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा मैं क्या कर देता हूँ कि जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी दिक्कत उसे हो जाती है कि उदास हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही मैं चला जाता हूँ वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि समाज में बार बार पत्नियों के अफेयर की वजह से या तो प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है या तो स्वयं पत्नी मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। माना जिस ओर बढ़ रहा है, जो हमारी सोच से भी ऊपर जा रहा है। जब तुम्हें प्रेमी के साथ रहना है तुम लोग शादी क्यों करती हो, और जब शादी करके पति के साथ रहना है तो फिर उसी प्रेमी से रिश्ता क्यों रखती हो। यही बात आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये औरतें चाहती क्या हैं ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी भी दोस्तों ऐसा ही कुछ खतरनाक है, क्योंकि 2 कत्ल 3 से ज्यादा परिवार सिर्फ एक प्यार करने के चक्कर में बर्बाद होती हैं, और तो और प्रेमी की ऐसी खौफनाक मौत होती है जिसके बारे में सोच के आपके रूह कांप जाते हैं। 22 जगहों पर उसे काट दिया जाता है, 22 जगहों पर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। अब बताइए दोस्तों, प्यार करने की इतनी खौफनाक सजा कौन किसको दिया होगा, ये पूरी कहानी सुनेंगे ना तो आपकी रूह हिल जाएगी। तो कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल जब सिपाही को ये पता चलता है तो वो अपनी पत्नी के नंबर का, अपने चूंकि वो पद पर तैनात रहता है, दिमाग लगाकर कॉल डिटेल निकलवाना शुरू करता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी के नंबर का कॉल डिटेल निकलवाना शुरू करता है तो पहली ही नजर में उसे एक नंबर नजर आता है जिस पर उसकी पत्नी घंटों घंटों तक बात किया करती है। अब ये बात उस सिपाही को समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरी पत्नी को ऐसा कौन सी बात है जो वो किसी और से घंटों घंटों तक करती है और मुझसे बात करने में वो बार बार बहाने बनाने लगती है। उसने अपने पत्नी को समझाया, पूछताछ शुरू किया। जब उसने कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने सारा राज उगल दिया। उसने कहा ये मेरा प्रेमी है, मैं इससे बात करती हूँ। अब ये सुनने के बाद पति जो महेंद्र सिपाही होता है उसका तो मानो होशो हवास उड़ जाता है कि अरे मैंने तो तुमसे शादी किया और ऐसा कैसे हो गया कि तुम किसी और से प्यार कर बैठी। अब पत्नी को ये सारी घटना बताने के बाद पता चलता है कि महेंद्र ने एक शर्त रखा, या तो तुम उस बॉयफ्रेंड के साथ रहो, मुझे तलाक दे दो, या तो मेरे साथ रहो तो फिर तुम उसको छोड़ दो। और बात जब यहाँ तक पहुँचती है तो जाहिर सी बात है लड़कियां हमेशा उसी तरफ झुकाव रखती हैं जिस तरफ पैसे ज्यादा होते हैं। और ठीक यही काम वो लड़की जिसका नाम अंकिता और दीपिका होता है
वो भी सिर्फ यही करती है कि वो अपने पति के साथ रहने का रास्ता चुनती है, और शायद ये अच्छा भी करती है क्योंकि सामाजिक तौर से लेके हर जगह उसकी बदनामी हो, उससे अच्छा वो अपने पति के साथ ही खुश रहना चाहती है। लेकिन अब इधर ये सब पूरी बात होने के बाद उसके पति यानी महेंद्र ने समझाया कि अगर इसके बाद तुमने एक बार भी उसको कॉल लगा दिया अपने इस नंबर से तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा, और वो बदले में उसे एक दूसरा सिम खरीद कर दे देता है और ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन असल मामला अब शुरू होता है। लखनऊ के पास एक जगह पड़ती है काकोरी, और इसी काकोरी के पास एक पुल पड़ता है नदवा का पुल, और इसी पुल के पास एक मोटरसाइकिल गिरी हुई होती है और बगल में 2 लड़के गिरे हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद उस शख्स को ऐसा लगता है कि ये लोग दारू पीकर गिर गए हैं। वो उसे उठाने के चक्कर में वहां से 2 कदम आगे बढ़कर यानी उन लड़कों के पास पहुंचता है, और जैसे नजदीक पहुंचता है तो देखता है कि 2 लड़के गिरे हुए हैं, लेकिन उनके आसपास काफी सारा खून पसरा, और ये देखने के बाद उसे बेहद आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि तभी धीरे धीरे करके वहां पर भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। समय रात के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं, और बावजूद इसके वहां पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और उसके बाद फिर जब मौके पर पुलिस आती है और इन लाशों की छानबीन करती है तो पता चलता है कि पास में ही यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पर एक गांव पड़ता है पानखेड़ा, और इसी पानखेड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है रमेश चंद। उनका बेटा होता है रोहित, जो रेलवे में टेक्नीशियन होता है और जिसकी उम्र तकरीबन 26 वर्ष के आसपास होती है। और एक दूसरा जो लड़का होता है उसका नाम होता है मनोज, जो IIT की तैयारी कर रहा होता है, और ये उसके पिता पेशे से किसान होते हैं। इन दोनों लोगों की लाशों का पता चलता है। जैसे ही इसकी सूचना उनके घर पर दी जाती है तो वो लोग तो बेहद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों बच्चों ने सिर्फ इतना बताया होता है कि वो जा रहे हैं अपने किसी दोस्त के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में, और जन्मदिन मनाकर अभी थोड़ी देर में वापस आए। लेकिन इस घटना को सुनकर पूरे गांव सहित पूरा परिवार अबाक रह जाता है, किससे इतनी खतरनाक दुश्मनी हो गई जिसने दोनों बच्चों का एक साथ हत्या कर दिया। अब ये काफी सोच विचार करने वाली व्यक्ति, अब ये परिवार के लिए तो काफी सोचने वाली बात हो जाती है। आखिरकार थक कर पुलिस इन दोनों लाशों को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम में भेजती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि रोहित के ऊपर तो सिर्फ 2 वार किए गए होते हैं, एक हाथ पर और एक गले पर, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो मनोज नाम का शख्स होता है, इसके ऊपर तकरीबन 22 से 24 बार वार किए गए होते हैं, और इतने गहरे गहरे जख्म दिए गए होते हैं कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है कि वो सोच भी नहीं पाता है। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती कि किससे कौन सी इतनी बड़ी रंजिश है जिसकी वजह से इतने बेदर्द तरीके से इस लड़के को मारा गया है। अब पुलिस ये सोचती भी है और धीरे धीरे अपना कार्रवाई भी आगे बढ़ाती है। आखिरकार परिवार वालों से बार बार पूछा जाता है किसी से कोई पुरानी रंजिश रही हो, परिवार वाले इससे मना कर देते हैं क्योंकि ऐसे कोई घटना थी ही नहीं। और जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद लाश मिलती है तो ये लाश लेकर परिवार वाले हंगामा करने लगते हैं और मामला धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इस पूरे मामले की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिलती है। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करके इन दोषियों को पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब आखिरकार मुख्यमंत्री आश्वासन दें और कार्रवाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो भी इस समय उत्तर प्रदेश में। अब पुलिस की पूरी टीम सिर्फ इसी मर्डर केस को सुलझाने के लिए लगा दी जाती है, और जल्द से जल्द जब रोहित और मनोज दोनों की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो रोहित में तो कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन मनोज की जो कॉल डिटेल निकाली जाती है उसमें एक ही नंबर से तकरीबन 35 बार कॉल आया होता है। और ये 35 बार कॉल जो आती है जिस नंबर से, जब उसको ट्रेस करना शुरू किया जाता है तो वो नंबर का पता ही नहीं चल पाता। वो नंबर रजिस्टर्ड भी किसी और के नंबर पर होता है, कुछ मामले का पता चल नहीं पाता। पुलिस और कॉल डिटेल नजदीक से निकालने की कोशिश करती थी। निकालते निकालते पुलिस को एक नंबर मिलता है जिस नंबर से फोन तो कभी कभी आता, लेकिन जब भी मनोज के पास उस नंबर से फोन आता तो काफी देर तक बात हुआ करता था।
अब इसे देखने के बाद पुलिस ने उस नंबर पर बात करने का फैसला लिया। उस नंबर पर फोन लगाया, जिसका नंबर था, उस लड़की का नाम था अंकिता उर्फ दीपिका। और वो पहले तो मना करती कि मैं तो ऐसे किसी शख्स को जानती नहीं हूँ, मेरा कोई बातचीत नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ाई, तब उस लड़की ने जो एक चौंकाने वाला खुलासा किया, उसे सुनने के बाद न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे प्रदेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसने बताया कि मनोज और मैं एक क्लास में पढ़ा करते थे, दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे और दोनों एक साथ पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन चुके थे। लेकिन मेरी शादी 20 जून 2021 को महेंद्र नाम के एक लड़के से करा दी जाती है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की परीक्षा पास किए रहते हैं। अंकिता उर्फ दीपिका का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। दोनों के परिवार में कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। महेंद्र के साथ वो काफ़ी खुश रहती थी। लेकिन एक दिन वो एक मेले में जाती है और उसी मेले में उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसके पुराने साथी यानी मनोज से हो जाती है। मनोज और वो दोनों एक दूसरे को फिर देखते हैं। बातचीत का वो दौर शुरू होता है। इधर पति भी लखीमपुर खीरी पुलिस स्टेशन में होता है। पत्नी काफ़ी अकेला महसूस कर रही होती है, जिसलिए उसने फिर एक बार मनोज को अपना नंबर दिया और दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि दोनों कई बार मिलते जुलते भी थे, साथ में संबंध भी बनाते थे, हम बिस्तर भी होते थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद खतरनाक था। असल बात, पूरा मामला जब बताते बताते वो पहुंचती है आखिरी पॉइंट पर, तो वो बताती है कि जब पति की पोस्टिंग लखीमपुर खीरी में 24 दिसंबर 2024 को थी, उसने हम दोनों का कॉल डिटेल के माध्यम से नंबर निकाल लिया और नंबर निकालने के बाद उसने फिर मुझे टार्चर करना शुरू किया, मुझसे पूछना शुरू किया। मैंने ये सारी बात उसे बता दी। फिर उसने कहा तुम मेरे साथ रहो या बॉयफ्रेंड के साथ। तो मैंने मनोज के छोड़कर सिर्फ उसी अपने पति के साथ रहने का फैसला लिया और उसके बाद उसने मुझे 2 सिम खरीद के दिया और कहा कि इसी सिम से अब तुम मुझसे भी बात करोगी और मनोज से भी बात करोगी। अब यही बात उस पत्नी को समझ में नहीं आ रही थी कि जब मुझे उसे छोड़ना था तो मैं बात उससे क्यों करूंगी। लेकिन इधर जो सिपाही महेंद्र होता है, इसके दिमाग में तो कुछ खतरनाक प्लान चल रहा होता है और उसकी पोस्टिंग फिर वहां से हटा करके अयोध्या कर दी जाती है। अब अयोध्या से वो 21 मार्च को छुट्टी पर घर आता है और उसी दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मनोज को नदवा पुल के पास बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसको कुछ नहीं करूँगा, मैं उसको सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ। अब पत्नी परेशान हो जाती है। मनोज को पहली बार फ़ोन लगाती तो मना कर देता है कि नहीं, मैं मिलने नहीं आ पाऊँगा। लेकिन उसकी पत्नी मनोज को इतनी बार कॉल लगा देती है कि तकरीबन 35 बार मनोज को कॉल लगाती है, जिसके बाद मनोज को हार मानकर अपने दोस्त रोहित को बुलाता है और कहता है कि चलो बरकताबाद मिलने के लिए मेरी एक गर्लफ्रेंड है, बुला रही है और तकरीबन 8 बजे चलेंगे, 9 बजे तक वापस आप जाएंगे। लेकिन अब घर पर भी बताना बेहद मुश्किल था कि घर पर कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। इसको बचाने के लिए वो बताता है कि पास में एक जन्मदिन की पार्टी है, हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहीं से वापस आएंगे। और रात के 8 बजे वो ठीक तय जगह पर पहुंच भी जाता है। जैसे ही पहुंचकर अपनी प्रेमिका से बातचीत का दौर शुरू करता है और वो कहती है कि देखो, हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में महेंद्र को सब कुछ पता चल चुका है, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी बातचीत नहीं करूंगी। इतना बात हो ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर महेंद्र अपने 3 दोस्तों के साथ आ जाता है और उसके बाद धारदार हथियार से पहले उसने रोहित के गले पर और कलाई पर हमला किया। पहले ही हमले में रोहित की ऑन द स्पॉट तुरंत मौत हो जाती है। अब बारी आती है मनोज की। तो मनोज को वो बेहद इत्मीनान से चारों लोग पकड़कर किनारे ले जाते हैं और मारना शुरू करते हैं। उस धारदार हथियार से तकरीबन मनोज के शरीर पर 24 से 25 बार हमला किया जाता है और उसे इतनी खतरनाक मौत दी जाती है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाता है। बार बार पत्नी बीच में आकर अपने प्रेमी को बताना चाहती थी, लेकिन उस दरमियान उसे कई बार महेंद्र ने पीट भी दिया और इसी कत्ल करने के दौरान महेंद्र की उंगली तक कट गई, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। जब तक उसने ये पूरा कंफर्म नहीं कर लिया कि मनोज की मौत हो चुकी है, तब तक उसने उसको छोड़ा नहीं और मारता रहा। और इसके बाद वो अपनी पत्नी को अपने घर छोड़ता है और अपने अयोध्या ड्यूटी पर निकल जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जुर्म चाहे कितनी भी सादगी से आप करिए, एक न एक दिन आप पकड़े तो जरूर जाएंगे
क्योंकि आपने सुना ही होगा कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फिर चाहे वो पुलिस हो, जज हो, दरोगा हो या जो कोई भी हो, अगर आप जुर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा भोगने के लिए तैयार जरूर रहिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आखिरकार इन सभी कातिलों को अब सजा मिलेगा। पत्नी सहित इस महेंद्र सिपाही को जेल भेज दिया गया है। बाकी उन 3 दोस्तों की तलाशी चल रही है जो महेंद्र के दोस्त थे और इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। लेकिन इसमें भी मेरठ हत्याकांड के जैसे ही सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसमें पति की जान चली गई और इसमें बॉयफ्रेंड की जान चली गई। तो प्लीज आपसे निवेदन, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने आप पर संयम रखिए, अपने पति को परमेश्वर समान समझिए और सिर्फ उसी से प्यार कीजिए। अपने साथ साथ आप न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं, इसका भी ख्याल जरूर रखिए। तो अगर ये जुर्म की वर्चस्व की कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।